Morning student, welcome back to SST class. Today we read second chapter in geography. आज हम geography का दूसरा चैप्टर रीड करते हैं. चैप्टर नेम इज़ प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मृदा एवं जल, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर. ये भूमि, मृदा मीन्स मिट्टी और जल, ये जो है ये प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं. देखिए फर्स्टली इस चैप्टर में हम इन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरह से और हमें कैसे प्राप्त होते हैं, किस कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है. फर्स्टली वी रीड इंट्रोडक्शन. किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है. प्राकृतिक पर्यावरण में अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं जो उस क्षेत्र के मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. देखो फर्स्टली हमारा प्राकृतिक संसाधन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. संसाधनों का विकास तथा उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका उत्पादन करने में कितने धन का व्यय हो रहा है, यानी कि उस धन का कितना खर्च हो रहा है. यदि व्यय संसाधन का मूल्य तथा उससे प्राप्त होने वाली आय से अधिक है तो उस संसाधन को प्राप्त करना अनुपयोगी तथा अनार्थिक सिद्ध होगा. उदाहरण के लिए भारत में कोलार की स्वर्ण खदानें इतनी अधिक गहरी हो चुकी है कि वहां से स्वर्ण धातु प्राप्त करने में बहुत अधिक धन व्यय होता है. यानी कि जो भारत के कोलार में उससे वहाँ से सोना प्राप्त करने के लिए भूमि की खुदाई होती है. वहाँ की जो खुदाई करके वहाँ जो जगह इतनी गहरी हो चुकी है कि वहाँ से सोना प्राप्त करने के लिए हमें अधिक खर्च करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा भूमि संसाधन. मानव जीवन में भूमि का बहुत अधिक महत्व है. भूमि से ही अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. यानी कि मानव भूमि पर ही अपनी जो मानव की आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति करता है. इसलिए मानव जीवन में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है. देखिए भूमि वैसे तो सर्वत्र उपलब्ध है, यानी कि भूमि वैसे तो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन सभी क्षेत्रों में समान उपयोगी नहीं है. अतः कुछ क्षेत्रों में भूमि का अधिक उपयोग किया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर कम उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा स्थलाकृति एवं स्थल रूप तथा स्थलाकृतियाँ. लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप. मुख्य रूप से धरातल पर 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं. पहला मैदान, दूसरा पठार और तीसरा हमारा पर्वत. पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं. पठारी क्षेत्र विषम तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते हैं. भूमि के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति को स्थलाकृतियाँ बहुत अधिक प्रभावित करती हैं. पर्वतों के तीर ढलानों पर सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण कठिन होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था कठिन होती है. इन क्षेत्रों में कृषि करना भी कठिन होता है. कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीधा खेत बनाकर कृषि की जाती है. मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है. नदियों द्वारा लाई गई उर्वर काप मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होते हैं. भूमि संसाधन सीमित तथा स्थिर है, इनका विस्तार नहीं किया जा सकता है. भूमि के कुल उपलब्ध भाग का 40% भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है. भूमि उपयोग के लिए जो अनाकर्षण है, यानी कि भूमि का सिर्फ जो 40% भाग है उस पर वो सिर्फ उपयोगी है. बाकी जो पहाड़ है वहाँ पर पठार और पहाड़ियाँ हैं जिनका हम खेती के लिए व अन्य काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा भूमि का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. विभिन्न उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य है खेती, पशुचारण, खनन, मकानों एवं सड़कों का निर्माण तथा विनिर्माण. भूमि के उपयोग में समय के अनुसार अंतर भी आता है, जिसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि. यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भूमि के
प्रयोग में भी अंतर आता रहता है। देखिए इसका क्या कारण है, किस तरह से आता है, ये पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व में भूमि के उपयोग में अनेक परिवर्तन हुए हैं। वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, तो वहीं कृषि भूमि को अन्य उपयोगों जैसे सड़क, मकान, रेल मार्ग तथा हवाई अड्डे आदि बनाने के कार्य में लाया जा रहा है। ये घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी भवनों, मकानों, सड़कों एवं रेल मार्गों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अधिक अतिक्रमण होता है। देखिए ये इंडेक्स दिया है, इसमें दिखाया गया है कि प्रमुख देशों में भूमि उपयोग, कौन से देश में भूमि का उपयोग किस तरह से और कैसे किया जाता है, ये इंडेक्स की पहली लाइन में पढ़ती है। यह हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें जो भूमि का लिए वन के लिए जो भूमि यूज़ की जाती है वो है 32%। कृषि यानी कि जिस भूमि पर खेती की जाती है वो है हमारा 21%। चारागाह यानी कि जो पशुओं के लिए चराने के लिए भूमि है वो है हमारा 26% और अन्य उपयोग के लिए 21। ये वाकई के इंडेक्स आप स्वयं रीड करेंगे। नेक्स्ट है मिट्टी संसाधन या मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती हैं उसे मिट्टी कहते हैं। देखिए प्राणी मिट्टी पर ही निर्भर है। मानव अपनी सभी मुख्य आवश्यकताओं जैसे कि आवास, भोजन एवं वस्त्र की पूर्ति मिट्टी से ही करता है। इसलिए मिट्टी मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है। यानी कि भोजन के लिए जो फसलें उगाएगा वे भी मिट्टी में उगाएगा। बस हमें कपास से कुछ वस्त्र हमारे कपास से बनाए जाते हैं, कपास के पौधे भी हम मिट्टी में उगा सकते हैं, इसलिए मिट्टी का संसाधन उपयोग। नेक्स्ट हमारा मिट्टी का निर्माण, ये आप स्वयं रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए मिट्टी की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। अपरदन और उर्वरता ह्रास मिट्टी की दो मुख्य समस्या हैं। भूमि पर लगातार फसल बोने से उसकी उर्वरता में कमी आ जाती है। यानी कि भूमि पर एक ही फसल को अगर हम लगातार मान के बार बार वही फसल बोते रहते हैं तो जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, यानी कि जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हम एक ही फसल बार बार कर रहे हैं। देखिए हेर फेर से फसलें बोने से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या अपरदन है, यानी कि हवा या बारिश के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना, वह हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी तथा वर्षा से परत अपरदन एवं अवनालिका होती है। नेक्स्ट देखिए जल संसाधन। सभी जीवधारियों के लिए जल मुख्य आवश्यकता है। जल एक ऐसा द्रव्य है जिसका अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। मानव शरीर में 70% जल होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पृथ्वी के 71% भाग पर महासागरों का फैलाव है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों और सागरों में पाया जाता है, जो खारा होने से उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो महासागरों का जो जल है वो खारा है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 1% जल ही स्वच्छ जल है, जो भूमिगत जल, झीलों, नदियों तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मौजूद है। यह जल ही मानव के लिए उपयोग के योग्य है और सरलता से प्राप्त होता है। जल 3 भागों में पाया जाता है, तरल, ठोस यानी कि बर्फ और गैसीय यानी कि जलवाष्प। पृथ्वी पर वर्षण की प्रक्रिया द्वारा सभी जल संसाधन उपस्थित हैं। नेक्स्ट हमारा स्वच्छ जल, क्लीन वाटर। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का वितरण समान नहीं है। इसका मुख्य कारण वर्षा की भिन्नता से। स्वच्छ जल प्राप्त होने का सामान्य स्रोत पृष्ठीय जल है, जो मुख्य रूप से वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा होने पर पृष्ठीय अपवाह छोटी नालियाँ, अवनालियों एवं नदियों से प्राप्त होता है। कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। नदियों के अधिकांश जल का प्रयोग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। घरेलू तथा औद्योगिक कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा
जल संरक्षण तथा जल की गुणवत्ता में सुधार। जल संरक्षण यानी कि जल के रखरखाव और उसकी क्वालिटी में सुधार। कन्वर्सेशन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी। पहला है हमारा जल प्रदूषण के मुख्य कारण। किस कारण से हमारा जल प्रदूषण होता है? देखिए, औद्योगिक कचरा एवं कृषि रसायनों का जल में मिल जाना, धातु नाइट्रेट एवं पीड़कनाशी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीव जंतुओं एवं मनुष्य के मलमूत्र के जल में मिलने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जिनसे हैजा, टाइफाइड एवं पेचिस आदि संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। पेयजल सबसे अधिक शुद्ध होना चाहिए। साधारण रूप से प्रदूषित जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो आसवन कहलाती है वह बहुत खर्चीली है। मिट्टी तथा जल को पेट्रोलियम पदार्थ भी प्रदूषित करते हैं। तेल का बिखरना यानी कि जल को क्या प्रदूषित कर सकता है? मिट्टी और पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि तेल का बिखरना, डीजल की टंकियों से रिसाव, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि से भी जल प्रदूषित होता है। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति 21वीं शताब्दी की प्रमुख समस्या बन गई है। विकासशील देशों में 20% से कम जनसंख्या को शुद्ध जल प्राप्त हो पाता है। भारत में 60% से अधिक परिवारों को शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नगरीय क्षेत्रों में 60% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29% परिवारों के निवास स्थान को ही जल की आपूर्ति होती है। यानी कि जो जहाँ पर नगरियों में 60% और 29% ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं पर लोगों के निवास स्थान भी शुद्ध जल की आपूर्ति की जाती है। यानी कि वह अगर शुद्ध जल नहीं होता है तो पानी की टैंक आती है शुद्ध जल की और वो लोगों को पानी देती है। भूमिगत जल के भंडारों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण द्वारा धरातल पर प्रभावित जल की गति को कम किया जा सकता है। धरातल पर बहने वाले वर्षा के जल को संग्रहित करके भी विविध उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, घरेलू कार्य में भी जल की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। रसोई के कामों में अनुपयुक्त जल को रसोईदानों में प्रयोग करना चाहिए। पानी के उपयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। भारत के अनेक गाँव में जल को बहुत दूर से लाना पड़ता है, तो हमें अन्य प्रकार से जल की बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए। इस चैप्टर में आपने जाना। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.